नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों उम्मीद आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों आज हम लोग यूनिटेरिया पब्लिक हिस्ट्री के द्वारा पब्लिश जो सामान्य बुक जारी किया गया, इससे हम लोग जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखेंगे जो कि स्टैटिक्स है। सभी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान में जरूर रखिएगा। चाहे वो बिहार दरोगा हो, बीपीएससी हो या फिर सिविल कोर्ट हो, सभी एग्जाम के लिए, या फिर बिहार पुलिस हो, सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए आप इसे मिस नहीं कीजिए, शुरू से अंत तक जरूर देखिए ताकि इसका फायदा मिल सके। स्टैटिक्स है तो ये सभी एग्जाम में इसका रिपीटेशन होना तय है, तो इसीलिए आप इसे जरूर देखिए ताकि इसका फायदा आपको मिल सके। और इससे पहले जो आपको जितने भी वीडियो इसका हो चुका है, अगर आप नहीं देख पाए तो उसके प्लेलिस्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे भी जाकर जरूर देखिए ताकि इसका बेनिफिट आपको एग्जाम में देखने के लिए मिल सके। और इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए ताकि इसका फायदा औरों को मिले, ज़्यादातर लोगों तक पहुँच सके। और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं गवाते हैं, इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आइए सेट नंबर 75 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है निम्नलिखित क्या निम्न में कौन 1946 ईस्वी में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था। तो जो अंतरिम सरकार का सदस्य नहीं था तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको डॉक्टर एस राधाकृष्णन। कौन? डॉक्टर एस राधाकृष्णन। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? कहता है संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण जो है कौन तैयार करता है? तो यह तैयार किया जाता है केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा। किसके द्वारा? केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व सूचना आवश्यक होता है? सूचना देना आवश्यक होता है। कहता है भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पहले उसे पूर्व सूचित किया जाना चाहिए? इसका सही आंसर हो जाएगा आपको 14 दिन पहले, कम से कम 14 दिन पहले उसे सूचित किया जाना चाहिए। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। कहता है भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया गया था? तो देखिए ये क्वेश्चन अगर आप इसे पूर्व पहले का वीडियो यानी 74 नंबर प्रैक्टिस सेट नंबर 74 देखे होंगे तो इसका आंसर आपको जरूर याद होगा। तो भारत की संविधान सभा के द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम जो स्वीकार किया गया था, ये किया गया था 22 जुलाई 1947 को। कब? 22 जुलाई 1947 को। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है प्रखंड या ब्लॉक। क्या? प्रखंड या ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति जो है यह एक आपको प्रशासनिक प्राधिकरण है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। वित्तीय आपात प्रथम बार में कितने दिनों के भीतर संसद के दोनों सदनों के सम्मुख रखा जाना चाहिए? तो वित्तीय आपात जो रखा जाना चाहिए ये आपको 2 माह, कितना है? 2 माह के भीतर। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। देखिए वित्तीय आपात या फिर राष्ट्रपति शासन, ये संसद के दोनों सदनों में 2 माह के भीतर जो है पेश किया जाना चाहिए, स्वीकृति मिलना चाहिए। और राष्ट्रीय आपात की बात हो तो वह 1 महीने के लिए होता है। तो यहाँ आपको 2 नंबर से आंसर होगा 2 महीने के लिए। चलिए 2 महीने के लिए नहीं, 2 महीने के भीतर। आगे कहता है सामाजिक सुरक्षा व सामाजिक बीमा किस सूची का विषय है? ये दोनों आपको समवर्ती सूची का विषय है। सी नंबर से समवर्ती सूची का विषय है। योजना आयोग का प्रस्ताव किसके? तथा योजना आयोग जो है इसके प्रस्ताव किसने और कब प्रस्तुत किया था? तो योजना आयोग का प्रस्ताव जो पेश किया गया था यह किया गया था जॉन मैथाई के द्वारा 1950 में। कब? जॉन मैथाई के द्वारा 1950 ईस्वी में। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है वर्ष 2005 में सूचना के अधिकार की परिपाटी में अग्रणी व्यक्ति कौन थे? तो इसमें अग्रणी व्यक्ति जो थे आपको अरुणा रॉय थे। कौन? अरुणा रॉय थे। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। कहता उत्तर पूर्वी राज्यों के दक्षिणी सिरे में अंतिम स्थान पर स्थित ब्लू माउंटेन का क्षेत्र है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको मिजोरम का। किसका? मिजोरम का। चलिए आगे है। आगे कहता निम्नलिखित में से किस देश में टुंड्रा वनस्पति नहीं है? कहता निम्नलिखित में से वो कौन सा देश है जिसमें टुंड्रा वनस्पति नहीं है? तो इसका सेंस होगा बेलारूस में टुंड्रा वनस्पति नहीं है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। कहता हिमालय पर्वत श्रेणी की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा कौन सी है? हिमालय पर्वत श्रेणी की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा जो है ये है आपको माना दर्रा। कौन? माना दर्रा। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। मैग्रोव किसे कहा जाता है? मैग्रोव जो कहा जाता है ये जो है लवण कक्ष का प्राकृतिक वन को मैग्रोव कहा जाता है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। कहता है मिकिर पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? मिकिर पहाड़ी जो है यह आपको असम में स्थित है। कहाँ? असम राज्य में स्थित है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है निम्न पर्वत शिखरों में से कौन सा एक भारत में अवस्थित नहीं है? कहता है निम्नलिखित पर्वत शिखरों में
भारत में अवस्थित पर्वत शिखर कौन सा नहीं है? तो ये जो आपको गोसाईथान, क्या है, गोसाईथान जो है ये आपको भारत में स्थित नहीं है। बाकी कामेट, नंदा देवी और त्रिशूल, ये तीनों पर्वत शिखर जो भारत में स्थित है, ये गोसाईथर जो है, गोसाईथान, ये आपको भारत में स्थित नहीं है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, आगे कहता है निम्नलिखित देशों में कौन सा देश स्थलरुद्ध नहीं है? ध्यान रखिएगा, स्थलरुद्ध देश नहीं है तो आपको लाइबेरिया, क्या है, लाइबेरिया जो है स्थलरुद्ध देश नहीं है। बाकी अफगानिस्तान, लग्जमबर्ग और लाओस, ये तीनों स्थलरुद्ध है। और लाइकोबेरिया जो है, लाइबेरिया, क्या लाइबेरिया स्थलरुद्ध देश नहीं है। तो डी नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है चितवन घाटी किस देश में स्थित है? चितवन घाटी जो है यह आपको नेपाल में स्थित है। कहाँ? नेपाल में स्थित है। सी नंबर से आंसर होगा नेपाल। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है श्वेत रक्त कोशिकाएं, जिसे WBC कहा जाता है, अथवा कणिकाएं, निम्नलिखित में से क्या कार्य करती है? तो इसका जो श्वेत रक्त कणी जो होता है, कोशिकाएं जो होता है, इसका मुख्य कार्य क्या है? इसका मुख्य कार्य है रोगाणुओं का विनाश करना। 3 नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है संसार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला सर्वाधिक जनसंख्या वाला स्थलरुद्ध देश कौन सा है? तो संसार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला स्थलरुद्ध जो है, स्थलरुद्ध ये कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको थार। सॉरी, ये देश नहीं, जगह है थार, जिसकी जनसंख्या सर्वाधिक है और यह स्थलरुद्ध है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है हदीस क्या है? हदीस जो है यह आपको इस्लामिक कानून है। क्या इस्लामिक कानून को हदीस कहा जाता है? डी नंबर से आंसर हो जाएगा। बहमनी साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष की गई थी? बहमनी साम्राज्य जो है इसकी स्थापना आपको 1347 ईस्वी में की गई थी। ध्यान रखिएगा, 1347 ईस्वी में। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है प्रसिद्ध राग गोविंद के रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता जो है आपको मीराबाई, कौन? मीराबाई है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। हुमायूं ने चुनार दुर्ग का प्रथम आक्रमण, कहता है हुमायूं जो है इन्होंने चुनार दुर्ग पर प्रथम आक्रमण कब किया था? तो ये जो किया था आपको 1532 ईस्वी में। कब? 1532 ईस्वी में। चलिए आगे है। आगे कहता अकबर के साथ युद्ध करने वाली रानी दुर्गावती कहाँ की रानी थी? कहता अकबर के साथ युद्ध करने वाली रानी दुर्गावती जो है यह कहाँ की रानी थी? तो ये जो है आपको मंडला की रानी थी। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। मुगल काल में किस बंदरगाह को मक्का द्वार कहा जाता था? मुगल काल में मक्का द्वार जो कहा जाता था किस बंदरगाह को? तो ये कहा जाता था आपको सूरत को। किसे? सूरत को। बी नंबर से आंसर होगा सूरत को। आगे कहता है किस फ्रांसीसी को भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है? भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक जो माना जाता है, ये माना जाता है कोलबर्ट को। किसे? कोलबर्ट को। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है निम्नलिखित में से किस राज्य के महाराजा ने अंत में विद्रोह का नाटकीय प्रदर्शन करने के बाद ही विलय पत्र हस्ताक्षर किए? इसका सही आंसर हो जाएगा आपको जोधपुर के महाराजा ने। डी नंबर से होगा जोधपुर के महाराजा ने। आगे कहता है डेक्कन, क्या डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना निम्न में से किसने किया है? तो इसकी स्थापना आपको बीजी तिलक, इसे बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया था। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे निम्नलिखित में से किस कारागार में रामप्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी? रामप्रसाद बिस्मिल को फांसी जो दी गई थी किस कारागार में? तो इसे जो फांसी दिया गया था गोरखपुर कारागार में। डी नंबर से आंसर गोरखपुर। चलिए आगे है। कहता सर्वप्रथम स्तूप शब्द का वर्णन कहाँ मिलता है? सर्वप्रथम स्तूप शब्द जो है इसका वर्णन कहाँ मिलता है? तो ये मिलता है आपको ऋग्वेद में। कहाँ? ऋग्वेद में। सी नंबर से होगा ऋग्वेद। चलिए आगे है। आगे कहता है किस स्थान से मानव के साथ कुत्तों को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है? मानव के साथ कुत्तों को दफनाए जाने का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो ये मिला है आपको बुर्ज होम्स। कहाँ से? बुर्ज होम से। सी नंबर से आंसर हो जाएगा बुर्ज होम। कहता पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कीमत निर्धारण किसके द्वारा होती है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जो है इसमें कीमत निर्धारण किसके द्वारा होता है? तो ये जो होता है आपको मांग एवं पूर्ति, क्या मांग और पूर्ति के द्वारा जो है कीमत का निर्धारण होता है। ए नंबर से आंसर होगा मांग एवं पूर्ति के द्वारा जो है कीमत निर्धारित होता है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता आर्थिक समीक्षा वित्त मंत्रालय के किस विभाग के द्वारा जारी किया जाता है? आर्थिक समीक्षा जो है वित्त मंत्रालय के किस विभाग द्वारा जारी किया जाता है? तो यह जो है आपको आर्थिक कार्य विभाग, क्या आर्थिक
कार्य विभाग के द्वारा जारी किया जाता है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है डॉक्टर पी रामाराव समिति का संबंध किससे है? तो डॉक्टर पी रामाराव जो है इस समिति का संबंध आपको रक्षा से, किससे? रक्षा से है। सी नंबर से आंसर रक्षा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है प्रोटीन बनाने के लिए कितने अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है? प्रोटीन बनाने के लिए जो है आपको 20 अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है। कितने? 20 अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी के जनक है। आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी जो है इसके जनक किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है जोसेफ लिस्टर को। किसे? जोसेफ लिस्टर को। ए नंबर से आंसर हो जाएगा जोसेफ लिस्टर। चलिए आगे है। आगे कहता है उच्छ्वसन के समय पसलियां हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको नीचे की ओर इंगित, क्या नीचे की ओर गति करती है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। आगे कहता है केचुए से क्या लाभ है? केचुए जो है क्या लाभ है? तो केचुए से यह जमीन को उपजाऊ बनाता है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। और इसे किसानों का मित्र भी कहा जाता है। चलिए आगे कहता है मानव शरीर में ऊर्जा की उत्पत्ति होती है। मानव शरीर में ऊर्जा की उत्पत्ति जो होती है ये होती है आपको ऊतकों में ऑक्सीजन पहुंचाकर। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। अब आइए इसका सही सुमेलित कहता है निम्नलिखित युग्मों में कौन सही सुमेलित है? जो सही सुमेलित है ये आपको बताना है। तो आइए देखते हैं। कहता है कि नींबू में कैंसर नामक बीमारी जो होता है ये जीवाणु के द्वारा होता है। तो ये सुमेलित है, सही है। गेहूं की रस्ट रोग कवक के कारण होता है, यह भी सही है। और भिंडी में पीत बीमारी विषाणु के कारण होता है, तो यह भी सही है। तो ये आपको तीनों के तीनों सही सुमेलित दिया गया है। तो डी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है कि एक काटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है? एक काटा हुआ हीरा जो है यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण जगमगाता है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। 1 किलोग्राम सेमी स्क्वायर दाब समतुल्य है। ये किसके बराबर होता है? तो ये जो आपको 1.0 बार के बराबर होता है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। आगे कहता है ताप बढ़ने से द्रव की सांद्रता पर क्या प्रभाव पड़ता है? जब जो है ताप बढ़ता है तो द्रव की सांद्रता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इस कंडीशन में द्रव की सांद्रता जो है घटती है। क्या है? द्रव की सांद्रता घटती है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है कमरे में लगा वातानुकूलक क्या नियंत्रित करता है? तो ये जो नियंत्रित करता है ये आपको आर्द्रता एवं ताप दोनों को नियंत्रित करता है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने के लिए कहा गया है। आइए देखते हैं। एक तरफ यंत्र है और एक तरफ उसे मापने वाली, मतलब एक तरफ यंत्र है वह किस यंत्र से किसे मापा जाता है ये आपको सुमेलित करना है। तो एमिनोमीटर से किसकी माप की जाती है? एमिनोमीटर जो है इससे वायु का वेग माप किया जाता है। तो ये 3 हो जाएगा। सिस्मोग्राफी जो है इससे भूकंप की तीव्रता को मापी जाती है। तो 1 से मिल जाएगा। बेरोग्राफ क्या है? बेरोग्राफ जो है ये वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है। तो ये आपको 2 हो जाएगा। और हाइग्रोमीटर से वायु की आर्द्रता मापी जाती थी, ये 4 से हो जाएगा। तो इस प्रकार ए का 3, बी का 1, सी का 2 और 4 का डी का 4। तो इस प्रकार आपको डी नंबर से आंसर हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे है। देखिए इस तरह के क्वेश्चन को ज़रा ध्यान से देखा कीजिए और जो नहीं जानते उसे नोट जरूर कर लिया कीजिए। देखिए जब भी टेस्ट लगाया कीजिए तो आप कॉपी कलम लेके बैठिए और जो भी आपके लिए नई चीज़ हो उसे ज़रूर नोट कर लिया कीजिए, तभी आपको इसका फ़ायदा मिल पाएगा। इस तरह के क्वेश्चन देखिए 4 क्वेश्चन आपको सॉल्व हो जाता है एक क्वेश्चन के तहत, तो इसीलिए आप इसे मिस नहीं किया कीजिए। चलिए आगे है। बरखान क्या है? बरखान स्थलाकृति का संबंध है। बरखान स्थलाकृति जो है इसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध आपको मरुस्थल क्षेत्र से, मरुस्थल से है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आइए अब हम देखते हैं जैव विविधता का संरक्षण किसके लिए आवश्यक है। जैव विविधता जो है संरक्षण किसके लिए आवश्यक होता है? तो यह जो आवश्यक होता है यह आवश्यक होता है वन जीव की सुरक्षा के लिए, पारिस्थितिकी तंत्र की सुरक्षा के लिए और पृथ्वी की सुरक्षा के लिए। तो ये तीनों के लिए जो है आपको जैव विविधता संरक्षण आवश्यक होता है। तो यहाँ डी नंबर से आंसर हो जाएगा। 1, 2,
तीनों के लिए। चलिए आगे है, आगे कहता है लीलावती के लेखक है। लीलावती जो है इसके लेखक कौन है? लीलावती के लेखक आपको भास्कराचार्य है। कौन? भास्कराचार्य है। सी नंबर आंसर हो जाएगा। आगे कहता है पृथ्वी की भूमध्य रेखीय व्यास एवं भूमध्य रेखीय परिधि है। कहता है पृथ्वी की भूमध्य रेखीय व्यास और भूमध्य परिधि क्या है? इसका सही क्रम हो जाएगा आपको भूमध्य रेखीय व्यास जो है 12,756 और भूमध्य रेखीय परिधि की जो बात है ये आपको 40,075 किलोमीटर है। तो यहाँ आपको बी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे कहता है कि नॉर्मन बोरलॉन्ग को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो इसे जो प्रदान किया गया था नोबेल शांति के क्षेत्र में, शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो यहाँ आपको डी नंबर से आंसर हो जाएगा। दोस्तों जो भी काफ़ी ज़्यादा ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न इंपॉर्टेंट था ये समाप्त हुआ है, जो कि सभी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। अगर अभी तक आप इसे नहीं देख पाए हैं तो इसे ज़रूर रिवीजन कीजिए। इससे पर जितने वीडियो हुआ है उसका लिंक, प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे जाकर जरूर देखिए। और इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि मैक्सिमम लोगों तक पहुंच सके। और अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके घंटे जरूर दबा लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो चलिए अब हम लोग हर दिन की भांति कुछ स्मरणीय तथ्य लाए हैं, उसे भी हम लोग देख लेते हैं। आइए देखते हैं। कथा प्राक्कलन समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? प्राक्कलन समिति जो है इसमें कुल कितने सदस्य होते हैं? इसमें सदस्यों की संख्या 30 होती है केवल लोकसभा में, केवल लोकसभा के ये 30 सदस्य केवल लोकसभा के सदस्य होते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। कितना? 1 वर्ष का कार्यकाल होता है प्राक्कलन समिति के सदस्यों का। लोकलेखा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? लोकलेखा समिति जो है इसमें कुल 22 सदस्य होते हैं, जिसमें लोकसभा का 15 और राज्यसभा का 7 सदस्य शामिल होता है। लोकलेखा समिति के सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है किस समिति को लघु लोकसभा के नाम से जाना जाता है? तो लोकलेखा समिति को जो है लघु लोकसभा के नाम से जाना जाता है। लोकलेखा समिति को किस समिति को प्राक्कलन समिति का जुड़वा बहन कहा जाता है? तो कहता हुआ कौन से प्राक्कलन समिति है जिसे जो है कहता हुआ कौन सी समिति है जिसे प्राक्कलन समिति का जुड़वा बहन कहा जाता है? तो लोकलेखा समिति को। सामान्यतः किसे लोकलेखा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है? विरोधी दल के नेता को लोकलेखा समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जाता है। लोकलेखा समिति अपना प्रतिवेदन किसे सौंपती है? लोकलेखा समिति जो होता है ये अपना प्रतिवेदन लोकसभा को सौंपता है। आगे कहता है सार्वजनिक उपक्रमों समिति में कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है? इसमें कुल सदस्यों की संख्या 22 होती है, जिसमें लोकसभा के 15 और राज्यसभा के 7 सदस्य शामिल होते हैं। चलिए आगे कहता है भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ किया गया था। भारत में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत जो किया गया था ये 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान में किया गया था। 73वां संविधान संशोधन जो है पंचायती राज से संबंधित है। 74वां संविधान संशोधन नगर पालिका से संबंधित है। और पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत महिलाओं के लिए कितने सीट आरक्षित किए गए हैं? तो इसके लिए 1/3 सीट आरक्षित किए गए हैं महिलाओं के लिए पंचायत के अंतर्गत। आगे कहता पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत किस राज्य ने सबसे पहले महिलाओं को 50% आरक्षण दिया है? तो ये बिहार। किसने? बिहार ने। चलिए आगे है। आगे कहता किस समिति ने पंचायतों में महिलाओं का आरक्षण देने की बात कही है? तो आपको थुंगन समिति ने। किसने? थुंगन समिति। कहता किस समिति ने पंचायतों में महिलाओं के आरक्षण देने की बात कही थी? ये थुंगन समिति ने कही थी। और सबसे अधिक 50% आरक्षण पंचायत के अंतर्गत बिहार ने दिया है, ये ध्यान रखिएगा। कहता किस समिति ने पंचायतों को संवैधानिक मान्यता देने की बात कही थी? तो ये जो आपको LM सिंघवी समिति ने। पंचायत किस सूची का विषय है? पंचायत जो आपको राज्य सूची का विषय है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आइए हम लोग पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित कुछ प्रमुख समितियां हैं जिसे हम लोग देखते हैं। तो यह बलवंत राय मेहता समिति जो है इसका गठन 1957 में किया गया था। अशोक मेहता समिति इसका संबंध आपको इसकी स्थापना 1977 में किया गया था। और पीवी के राय समिति जो है इसका गठन 1985 में की गई है। और LM सिंघवी समिति का गठन 1986 में। और PK थुंगन समिति इसका 1988 में। एक बार फिर से देख लीजिए। ये सभी समितियां जो है आपको पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है, ध्यान रखिएगा। बलवंत राय मेहता समिति का गठन जो किया गया था 1957 में की गई थी। और अशोक मेहता समिति का गठन 1977 में किया गया था।
और पीवी के राय समिति का गठन 1985 में की गई है। LM सिंघवी समिति का गठन 1986 में और PK थुंगन समिति का गठन 1988 ईस्वी में की गई है। तो ये सारे के सारे समितियों के ईस्वी आप याद रखिएगा और समिति याद रखिएगा। ये सारे आपको पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। दोस्तों उम्मीद है इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिला होगा। और अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आपके पास जितने भी स्टडी ग्रुप हैं सबों में से शेयर कीजिए ताकि मैक्सिमम लोगों तक पहुंच सके। और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके घंटी दबा लीजिए और ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट कर लीजिए ताकि जब वीडियो अपलोड किया जाए तो इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और इसका PDF या फिर इससे पहले जितने भी इसका वीडियो हुआ है इसको देखने के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ आपको प्ले लिस्ट का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उससे जाकर जरूर देखिए ताकि इसका फ़ायदा आपको मिल सके। तो चलिए ज़्यादा टाइम नहीं लगाते, इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। फिर मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।